मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के एक बहुत फेमस डिसऑर्डर को लेके, जिसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी डिसऑर्डर के अंदर कैटेगराइज होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिसे लेकर के आज के कंप्लीट लेक्चर में डिस्कशन कंटिन्यू होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम यहां पे इस टॉपिक से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट कंप्लीट डिजीज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। क्वेश्चनिंग की सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन सामने अवेलेबल है। फैलोपियन ट्यूब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की एनाटॉमी को लेकर के सामने क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए क्या डिमांड कर रहा है वो। अरेंज द पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम मीडियल टू लैटरल ऑर्डर। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट वन 4 पार्ट्स होते हैं। उन्हें बॉडी की एनाटॉमी के हिसाब से क्वेश्चन डिमांड कर रहा है मीडियल टू लैटरल अरेंज करना है। मीडियल लैटरल एनाटॉमी के टर्म है। शरीर के पास मीडियल, शरीर से दूर लैटरल। तो उन 4 पार्ट्स को अरेंज करना है। 4 पार्ट्स के नाम बताए गए हैं। इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम। ये 4 पार्ट्स हैं। अब इन्हें सीरीज में अरेंज करना है मीडियल टू लैटरल। ऑप्शंस अवेलेबल हैं सामने बोर्ड पे। ABCD होगा या DCBA होगा, ACBD, BDAC, जो भी है करेक्ट वे में उसे अरेंज करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखें। यह हमारे टॉपिक से इंक्लूड किया गया। क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन? बड़ा सिंपल है, वन लाइनर है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डिजीज डिस्कशन में देखेंगे अपन, ईटियोलॉजी वाले पोर्शन में मल्टीपल कॉज बताए जाएंगे इस डिसऑर्डर के। ऐसे ही कॉज की लिस्ट सामने 4 ऑप्शंस में आपके अवेलेबल है, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ने जो डिमांड करी है वहां अपने को फोकस करना है। डिमांड करी है उसने मोस्ट कॉमन कॉज की, और मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो एक ही होता है। कारण वैसे बहुत सारे होते हैं, पर मोस्ट कॉमन कैटेगरी यदि टैग दिया गया है तो वन आंसर सेलेक्ट करना होता है। क्या वो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज PID है? क्या हमारा आंसर कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द ट्यूब, जन्म से ही फैलोपियन ट्यूब में एबनॉर्मलिटी? एंडोमेट्रियोसिस, यह एंडोमेट्रियम की डिसऑर्डर में आने वाली एक टर्म है, जहां एंडोमेट्रियम में कैंसर लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं। ट्यूबल सर्जरी, या फीमेल को पूरी लाइफ में कोई हिस्ट्री है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड सर्जरी हुई थी। तो सामने 4 ऑप्शन है। सारे ही मैं कहता हूं कि कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, बट वी हैव टू सेलेक्ट द वन विच विल बी मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट प्रैक्टिस देखें। अगेन वन लाइनर क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन, अगेन मोस्ट कॉमन वर्ड पे फोकस करवाया गया है। सिम्टम ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हर डिसऑर्डर में कई सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ऐसे ही साइन एंड सिम्टम बोर्ड पे अवेलेबल कराए गए हैं ऑप्शंस में। एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें यहां पे मोस्ट कॉमन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर से वही वन लाइनर क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट है। देखें ऑप्शंस क्या क्या हैं यहां पे। प्रोफ्यूज वजाइनल ब्लीडिंग। प्रोफ्यूज मतलब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा वजाइनल ब्लीडिंग होना। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में पेन होना। सिनकोप, सिनकोप एक कंडीशन होती है जहां ब्रेन में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई डिस्टर्ब हो जाने से कुछ समय के लिए ब्रेन के फंक्शंस स्टॉप हो जाते हैं, और इंडिविजुअल में, पेशेंट में बेहोशी के सिम्टम आने लग जाते हैं। सिनकोप वहां से लिया गया है। डिस्पैरियूनिया, ऑप्शन नंबर D, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकॉर्स। तो यहां 4 मैनिफेस्टेशंस हैं जहां से हमें मोस्ट कॉमन सेलेक्ट करना है। क्या टॉपिक का मोस्ट कॉमन सिम्टम वजाइनल ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन है, या हमारे पास सिनकोप है? सेलेक्ट करना है विच विल बी मोस्ट कॉमन। इन सभी के आंसर डिजीज डिस्कशन के बाद दिए जाएंगे। अभी एज ए प्रैक्टिस आपको बताए जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट वन पे, मूव फॉरवर्ड। देखें इस क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लेकर के आगे बढ़े। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिमांड कर रही है
द एंडोमेट्रियल चेंजेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चलते एंडोमेट्रियम में क्या चेंज आते हैं? यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। प्रेग्नेंट कंडीशन में वही एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ा लेती है और नाम डेसिडुआ बन जाता है उसका। नॉर्मल की बात कर रहा हूं, पर यह डिसऑर्डर है और क्वेश्चन डिमांड कर रहा है इस डिसऑर्डर के अंदर क्या चेंज हो जाते हैं। भाई नॉर्मल तो है नहीं, चेंज तो होंगे क्योंकि डिसऑर्डर आ गया। क्या चेंज है वो डिमांड करी गई है। ऑप्शन नंबर 1, मीनिंग सुने इसका, ग्लैंडुलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। ग्लैंडुलर डिनोट करेगा ग्रंथियों को, सिस्टिक, सिस्ट का मतलब गांठें बन जाना, ग्रंथियों की गांठें बन जाना और उनके नंबर बहुत ज्यादा होना। हाइपरप्लेजिया, जब नंबर ज्यादा होते हैं किसी भी सेल मास के, टर्म आती है हाइपरप्लेजिया। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बहुत सारी ग्रंथियों में गांठें बन जाती हैं, ऐसा चेंज। नेक्स्ट वन, डेसिडुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा अपन ने देखा एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं प्रेगनेंसी में, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, चेंजेस आ गया। नेक्स्ट वन, सिक्रिएटरी चेंजेस। ये सिक्रिएटरी जो वर्ड लिखा हुआ है, सिक्रिएटरी का मीनिंग होता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, ऑर्गन में ब्लड फ्लो, ब्लड सप्लाई का ज्यादा हो जाना। ब्लड सप्लाई ज्यादा अमाउंट में भी हो सकती है और सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स के नंबर भी ज्यादा हो सकते हैं। यदि ब्लड वेसल्स के नंबर ज्यादा होते हैं या ब्लड अमाउंट ज्यादा होता है तो ऐसा चेंजेस कहलाता है सिक्रिएटरी चेंजेस। सिक्रिएटरी चेंजेस विथ कोरियल सेल। और ये चेंजेस कहां देखने को मिल रहे हैं? कोरियल सेल में। कोरियल वर्ड डिनोट करता है प्लासेंटा के पोर्शन को। लास्ट वन, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया से नंबर बढ़ना। एटिपिकल, एटिपिकल का मतलब है जिसका कोई मैनर नहीं है, पैटर्न नहीं है, बेहिसाब परिवर्तन होना। तो यहां क्वेश्चन ने डिमांड किया था कि डिसऑर्डर के चलते एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस किस टर्मिनोलॉजी से बताए जाते हैं। क्या वो ग्रंथियों में गांठें पड़ना है, क्या वो डेसिडुआ का चेंज होना है, क्या वो ब्लड फ्लो का चेंज होना है, या वो बिना मैनर की ग्रोथ होना है। ऐसा आंसर सेलेक्ट करना है अपने को आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। मूव फॉरवर्ड, लैंग्वेज देखे क्वेश्चन की जज करते हैं। बिफोर सर्जरी टू रिमूव एन एक्टोपिक सर्जरी एंड द फैलोपियन ट्यूब। ऑपरेशन है, ऑपरेशन में फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जा रहा है। उससे पहले एक प्लान किया गया है कि इस फीमेल का फैलोपियन ट्यूब रिमूव करेंगे। तो उससे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्यूबल रप्चर। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है? क्वेश्चन यह पूछना चाहता है कि नर्स ऐसे क्या सिम्टम या मैनिफेस्टेशन या लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन को देखेगी जिससे वो आइडिया लगाए कि फीमेल में ट्यूबल रप्चर हुआ है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुल मिला के ये रही, ट्यूबल रप्चर होने से सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी कर भी रहे हैं, उससे पहले नर्स को अपने लेवल पे भी ये डायग्नोस करना है कि फीमेल में सर्जरी हो रही है तो क्यों हुई है, कैसे उसके ट्यूबल रप्चर हुई होगी, ऐसे क्या सिम्टम पेशेंट में थे। तो ऐसे कुछ सिम्टम को आप बताएं जो आपको माइंड डाइवर्ट करके लेके चला जाए कि हां इन सिम्टम के चलते हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वहां पे फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है। क्या सिम्टम होंगे वो? नंबर 1, अमाउंट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड डिस्चार्ज। वेजाइनल ब्लीडिंग के अमाउंट को देखा और आइडिया लगाया कि इस अमाउंट के चलते हमें लगता है फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई है। सेकंड वन, फॉलिंग, गिर जाना, कम हो जाना। हेमाटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन लेवल। उस पेशेंट में हेमाटोक्रिट मतलब पीसीवी, कंप्लीट ब्लड सेल मास, पैक्ड सेल वॉल्यूम। आरबीसी जो मेन ब्लड की सेल्स होती हैं, इनका जो नंबर है वो कम होना, या हीमोग्लोबिन नॉर्मली 14 to 16 ग्राम परसेंटेज होता है तो उनकी वैल्यू में कम होना। यदि एक फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल में उसका हीमोग्लोबिन लेवल, हेमाटोक्रिट लेवल काफी कम दिखाई दे रहा है तो उससे नर्स आइडिया लगा रही है
कि वहां ट्यूब रप्चर हो गई है, ऐसा। नेक्स्ट वन, स्लो बाउंडिंग पल्स। पल्स में कैटेगरी होती है, फंडामेंटल में बताया जाता है। स्लो कम हो गई, बाउंडिंग भरी हुई फील होना, और रेट 80 बीट पर मिनट। पल्स रेट बताई गई है 80। पल्स रेट की नॉर्मल रेंज 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। तो ऐसा यदि फीमेल में दिख रहा है कि पल्स 80 आ रही है, स्लो हो गई है, बाउंडिंग हो गई है, तो शायद ट्यूब रप्चर हो गई हो। या लास्ट वन, मार्क एब्डोमिनल एडिमा। मार्क का मतलब बहुत ज्यादा, एब्डोमिनल एडिमा। तो यहां पर देखें, चार ऑप्शन के अंदर कई सारे मैनिफेस्टेशंस हैं। वो मैनिफेस्टेशन से आपको डायग्नोस करना है कि कौन सा मैनिफेस्टेशन बेस्ट है, जो ये बता सकता है कि इन सिम्टम के चलते फलोपियन ट्यूब रप्चर हुई है। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज देखें। ए ग्रेविड मदर विथ हैविंग स्पेसिफिक ट्रायड ऑफ सिम्टम। यहां पे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने से पहले बताऊं ये डिमांड क्या करेगा। ये आपको बहुत सारे क्लू देगा। क्लू का मतलब बहुत सारे हिंट देगा, जिससे कि आप डायग्नोस कर पाए कि एग्जामिनर का क्वेश्चन किस कंडीशन को बताना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमें क्या क्या हिंट दिए गए, क्लू दिए गए, जिससे हम डायग्नोस कर पाए कि वो किस डिजीज के बारे में हमसे पूछना चाहता है। फर्स्ट वन बोल रहा है ग्रेविड मदर मतलब प्रेग्नेंट है फीमेल। अब प्रेग्नेंट फीमेल में हैविंग स्पेसिफिक ट्रायड ऑफ सिम्टम, उसमें ट्रायड सिम्टम आ रहे हैं। ट्रायड का मतलब होता है एक साथ 3 सिम्टम का आना। ट्रायड टर्म का मतलब एक साथ 3 सिम्टम का कलेक्टिवली आ जाना, वो है ट्रायड सिम्टम। अंडर हेमरेज कंडीशन, एक और हिंट दिया इसने कि वहां पे हेमरेज कंडीशन भी है, ब्लीडिंग भी हुई है, ट्रायड सिम्टम भी है और ब्लीडिंग भी हुई है। नेक्स्ट वन, ऑल्सो शोइंग सर्टेन साइन ऑफ पेन, टेंडरनेस, कुलन साइन। और हिंट लीजिए, इसके अलावा पेशेंट को पेन भी है, टेंडरनेस भी है, और स्पेसिफिक यहां बताया गया कुलन साइन भी है। तो इतने सारे आपको हिंट दिए गए, तो आप दिमाग लगा लें कि बीमारी कौन सी है। वैसे तो क्या है कि अपना डिस्कशन आज एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर के है, तो अपन इजीली भी बोल सकते हैं कुल मिला के सवाल एक्टोपिक के बारे में ही पूछना चाहता है। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं, पूरे 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो वहां तो मेंशन नहीं होता एक्टोपिक का है, वहां तो लैंग्वेज को देख के आइडिया लगाना होता है कि बीमारी कौन सी है। तो आइडिया लगाने के लिए यहां हिंट दिए गए। यहां कहा गया कि फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर क्लासिकल ट्रायड आ रहा है, ट्रायड के अलावा वो उससे ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज वाली कंडीशन है। ओबीजी में हेमरेज इन प्रेगनेंसी हेडिंग से काफी सारे डिसऑर्डर होते हैं। अब उसके अलावा फीमेल में पेन, टेंडरनेस, चलो लाइट है छोड़ दीजिए, कुलन साइन भी है। तो ये सारे सिम्टम जो हैं हम पढ़ेंगे भी एक्टोपिक के होते हैं। चलिए बीमारी पता लगा लिया एक्टोपिक है। अब देखिए सवाल पूछ क्या रहा है। 4 लाइन तक तो सवाल ने माहौल बनाया है खुद को बताने के लिए। अब वो पूछना क्या चाहता है, दैट्स मेजर थिंग। व्हाट विल बी ए डायग्नोस्टिक टूल फॉर हर। यदि आप बीमारी पहचान चुके हैं तो उस बीमारी का डायग्नोस्टिक टूल क्या होता है, पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टूल की डिमांड कर रहा है। ऑप्शन देखें, हम कैसे पहचानेंगे। हार्मोनल एसे, ऐसे का मतलब होता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो हम फीमेल की बॉडी में हार्मोन्स का लेवल चेक करेंगे, उससे डायग्नोस करेंगे कि एक्टोपिक है। ब्लड टेस्ट करके डायग्नोस करना। टीवीएस एंड लेप्रोस्कोपी। टीवीएस ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के 2 स्पेसिफिक मेथड होते हैं, एब्डोमिनल और वेजाइनल। उनमें से वेजाइनल वाला यहां बताया गया टीवीएस। उसके अलावा लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी एंडोस्कोपी की एक बहुत फेमस टेक्निक है। पेरिटोनियम, पेल्विक पेरिटोनियम, एब्डोमिनल पेरिटोनियम के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, चाहे वो पेल्विक ऑर्गन हो या इंटेस्टाइन वगैरह हो, उन्हें विजुअलाइज करने की जो टेक्निक है वो कहलाती है लेप्रोस्कोपी। तो ये कह रहा है कि हम वेजाइनल सोनोग्राफी और लेप्रोस्कोपी से डायग्नोस करेंगे। लास्ट वन सिंपल अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करेंगे। तो कंप्लीट क्वेश्चन की 4-5 लैंग्वेज से पहले बीमारी का आइडिया लगाना, बीमारी का आइडिया लगाने के बाद फिर देखना सवाल पूछना क्या चाहता है। सवाल पूछना चाहता है कि बीमारी पता लगा ली, तो आप बताइए इसे डायग्नोस किससे करते हैं। सामने बोर्ड पे 4
डायग्नोसिस के मेथड बताए गए हैं, आपको जो मोस्ट फेवरेबल है वो सेलेक्ट करना है। आइए और प्रैक्टिस करें। द क्वांटिटेटिव, अगेन क्वांटिटेटिव लेवल चेक करना, बीटा सब यूनिट ऑफ एचसीजी। एचसीजी हार्मोन प्रेग्नेंट फीमेल में बड़ा फेमस हार्मोन होता है, उसके लेवल को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है कि एचसीजी हार्मोन का लेवल ऑफ पेशेंट विथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाली फीमेल में विल क्या होगा। एचसीजी हार्मोन का लेवल टाइम टू टाइम वेरी करता है, नॉर्मल फीमेल, डिसऑर्डर फीमेल, कई बार लेवल यहां पे वेरी करता है। क्वेश्चन ने यह कहा है कि डिसऑर्डर के चलते एचसीजी के लेवल में क्या चेंज होता है या नहीं होता है, वो डिमांड कर रहा है। यहां मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस सेशन में अपन नंबर 7 पे आ गए हैं और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यदि कभी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कंपटीशन का कोई एमसीक्यू बनाने का दिमाग में प्लान करेगा, तो जहां तक मेरा आइडिया और पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि सबसे पहले वो क्लिक करेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से मुझे स्टूडेंट से सवाल पूछना है तो एचसीजी के लेवल को लेके पूछूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखें ऑप्शन क्या बोलते हैं। फर्स्ट वन, राइज बढ़ेगा, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मल उससे ज्यादा बढ़ जाता है। राइज एट रेट कंसिस्टेंट विद द नॉर्मल, जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ रहा है। फर्स्ट वन ऑप्शन, जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ रहा है। थर्ड, राइज एट स्लोअर देन एक्सपेक्टेड, जितना बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़ रहा है। बड़ी सिंपल 3 स्टेटमेंट हो गए, जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ गया, जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ रहा है, जितना बढ़ना चाहिए उससे कम बढ़ रहा है। ये 3 है। लास्ट वन, प्लेट्यू। प्लेट्यू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जो बताता है बहुत ज्यादा, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा वाला, तो वहां तक पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन ने डिमांड करी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चलते एचसीजी का लेवल क्या होता है, क्या वो बहुत ज्यादा होता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, जितना होना चाहिए उतना, जितना होना चाहिए उससे कम, क्या होता है, ये क्वेश्चन ने डिमांड किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट पोर्शन से क्वेश्चन लिया गया है, एक्सेप्टेबल मैनेजमेंट ऑफ रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इस पूरे क्वेश्चन में आपको एक वर्ड पे बहुत फोकस करना है, रप्चर। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है, रप्चर का मतलब होता है एम्ब्रियो डेड हो गया है और फैलोपियन ट्यूब भी रप्चर हो गई है, उस कंडीशन में एक्सेप्टेबल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए कि हां भाई फीमेल थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस था, फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई, अब इसमें क्या मैनेजमेंट बेस्ट होता है। ऑप्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन बोल रहा है ऑब्जर्वेशन फॉलोड बाय मीथोट्रेक्सिट। पहले पेशेंट में ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है फंडामेंटल के वाइटल साइन, तो पेशेंट के वाइटल साइन सारे देखेंगे, फॉलोड बाय उसके बाद मीथोट्रेक्सिट, जो ड्रग है मीथोट्रेक्सिट, वो दिया जाएगा पेशेंट को। वाइटल साइन मॉनिटरिंग, मीथोट्रेक्सिट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। हम पहले लैप्रोस्कोपी करेंगे, अभी बताया एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन को विजुअलाइज करने की एंडोस्कोपिक टेक्निक का नाम लैप्रोस्कोपी है, हम पहले वो करेंगे, फॉलोड बाय ऑब्जर्वेशन और वाइटल साइन मॉनिटरिंग। रिपीट अल्ट्रासाउंड, दोबारा से सोनोग्राफी करनी है, नेक्स्ट 24 आवर मतलब 24 घंटे में 2 बार सोनोग्राफी करनी है टू कंफर्म द डायग्नोसिस, कंफर्म करने के लिए कि जो केस बता रहे हो आप वो है भी या नहीं। 24 घंटे में 2 बार सोनोग्राफी करेंगे और पता लगाएंगे कि फैलोपियन ट्यूब एग्जैक्टली रप्चर हुई भी या नहीं हुई। लास्ट वन, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। यहां फोकस करेंगे, यहां पे लेप्रोटोमी लिखा हुआ है, अभी तक अपने पास जो 2-3 बार शब्द आया वो लेप्रोस्कोपी आया था, और यहां लेप्रोटोमी, टोमी का मीनिंग ओपनिंग, मतलब यहां पे अपन सर्जरी पे आ गए हैं, हम लेप्रोटोमी करेंगे, पेरिटोनियम को ओपन करेंगे, एक्सप्लोर खोल के रख देना, ऑपरेशन में चीरा लगाया खोल के रख देना, ऐसा करेंगे। एंड साल्पिंजेक्टमी, साल्पिंजेक्टमी फैलोपियन ट्यूब रिमूवल,
और फैलोपियन ट्यूब को हटा देंगे। तो यहां पे 4 ऑप्शन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि एक एक्टोपिक केस में फैलोपियन ट्यूब यदि रप्चर हो गई है तो आप वहां पे मैनेजमेंट में क्या करेंगे। क्या हम वहां पे मीथोट्रेक्सेट ड्रग देंगे, क्या हम वहां पे लैप्रोस्कोपी करेंगे, क्या हम वहां पे 24 घंटे में 2 बार सोनोग्राफी करके कंफर्म करेंगे कि भाई बीमारी तो यही थी क्या, या हम वहां पे ऑपरेशन करके फैलोपियन ट्यूब को निकाल देंगे। दीज ऑप्शंस आर एज फॉलो। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। देखें, मीथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट इन एक्टोपिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ, क्वेश्चन कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को मैनेज करते समय जब मीथोट्रेक्सेट ड्रग का यूज किया जाता है तो हर ड्रग के इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। सवाल यही पूछ रहा है कि हम मीथोट्रेक्सेट को कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे इफ, अगर क्या, अगर एचसीजी का लेवल 1500 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम हो, अगर फीटल हार्ट नो, बच्चे की धड़कन नहीं आ रही हो, हीमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम के अंदर हीमो ब्लड भर गया हो, गैस्ट्रेशनल सैक लेस देन 3 सेंटीमीटर, जो हमारा जायगोट और एम्ब्रियो था उसका आकार 3 सेंटीमीटर से कम हो। क्वेश्चन की डिमांड है कि इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन है जहां मीथोट्रेक्सेट नहीं देनी है। मतलब 4 में से 3 में दे सकते हैं और 4 में से 1 में नहीं दे सकते हैं। जिसमें नहीं दे सकते हैं वही कॉन्ट्राइंडिकेशन है और वही आपका आंसर भी है। तो आंसर क्या है? क्या वो आंसर बच्चे का आकार 3 सेंटीमीटर से कम होना है? क्या वो आंसर पेरिटोनियम में ब्लड भर जाना है? क्या वो आंसर हमारे पास बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं देना है? क्या वो आंसर हमारा हार्मोन का लेवल है? डिस्कस करेंगे लेक्चर पूरा होने के बाद। एक और ले लीजिए प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन, मॉसबी लेवल के क्वेश्चन है। मॉसबी लेवल में 4-5 लाइनें होती है और पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि वो एक्सप्लेन बोलना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। लैंग्वेज देखें। नर्स लीजा अटेंडिंग ए डायग्नोस्ड केस ऑफ एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नर्स है, लीजा है, वो अटेंड कर रही है, उसने ऐसा पेशेंट रिसीव किया है जिस पेशेंट का डायग्नोसिस फाइल पे लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्वेश्चन में हिंट दे दूं मैं आपको, ये एक्यूट शब्द आपकी मदद करेगा। तो नर्स ने अपने ऐसा पेशेंट अटेंड किया है जिसका डायग्नोसिस है एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब आगे, इन द इमरजेंसी यूनिट, इमरजेंसी में पोस्टिंग अभी नर्स की। आगे चलो, विच प्रायोरिटी लेवल इंटरवेंशन, यह प्रायोरिटी आ गई। हम नर्सिंग वालों को हमारे कंपटीशन के अंदर जितने एमसीक्यू आते हैं आधी से ज्यादा बार प्रायोरिटी लेवल पे लेकर चले जाते हैं। तो प्रायोरिटी लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग थिंग है। हम बहुत सारे क्वेश्चन में प्रायोरिटी लेवल इंटरवेंशन को ढूंढ के आते हैं। यहां भी वही है कि नर्स के पास जो पेशेंट आया उसमें प्रायोरिटी लेवल इंटरवेंशन क्या होगा? शुड बी डन बाय नर्स, तो नर्स करेगी लीजा, बाय अंडरस्टैंडिंग द पैथोलॉजिकल प्रोसेस, बीमारी को जानते हुए। पूरे सवाल की हिंदी ये है कि नर्स लीजा के सामने जो इमरजेंसी में पोस्टेड है, एक ऐसा पेशेंट आया है जिसका डायग्नोसिस था एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब डायग्नोसिस पहचान करके नर्स समझ गई कि मुझे इलाज में क्या करना है। इलाज में बहुत कुछ करना है, पर प्रायोरिटी लेवल सबसे पहले क्या करना है? तो देखें क्या सबसे पहले, प्रिपेयर फॉर अर्जेंट सोनोग्राम, तुरंत सोनोग्राफी करवाने भेजेगी। प्रिपेयर द ओटी फॉर द प्रोसीजर ऑफ लैप्रोटोमी, ऑपरेशन थिएटर प्रिपेयर करेगी लैप्रोटोमी करने के लिए। इमीडिएट आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, सबको छोड़ के तुरंत आईवी फ्लूइड बोतल लगा देगी एनएस की। लोडिंग डोज ऑफ मीथोट्रेक्सेट एज ए ड्रग ऑफ चॉइस, नर्स को पता है कि एक्टोपिक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मीथोट्रेक्सेट होती है, तो वो मीथोट्रेक्सेट की लोडिंग डोज पेशेंट को वो देगी। तो नर्स के पास करने के लिए 4 कामों की लिस्ट सामने ऑप्शन में सेट करी गई है। जाकर के तुरंत सोनोग्राफी करवाना, ऑपरेशन थिएटर तैयार करना, आईवी फ्लूइड लगा देना और मीथोट्रेक्सेट दवा देना। करने को सारे काम भलाई के अच्छे हैं, पर यहां पूछा गया सबसे पहले नर्स के द्वारा क्या काम किया जाएगा। तो ये अपने पास में 10 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेशन है।
लेक्चर के अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको जो हेडिंग बताई गई आज की, ये 10 क्वेश्चन के सेट सारे पोर्शन में से उठाए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में आपको डिस्क्लोज किए जाएंगे, ताकि हम पूरे लेक्चर का मीनिंग निकाल पाएं कि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे था या नहीं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अब थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसे पढ़ने के बाद हमें मदद मिलेगी इन 10 कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज के आंसर देने में। तो टॉपिक प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेंगे। यहां एक्टोपिक डिसऑर्डर को डिस्कस करने से पहले 5 मिनट का समय फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी पे हमें देना है। अभी दिमाग को एकदम खाली रख दीजिए कि हम किसी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अगले 5 मिनट के लिए एनाटॉमी का एक ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। उस स्ट्रक्चर में यहां सामने बोर्ड पे डायग्राम अवेलेबल है। सबसे पहला स्टेटमेंट, फैलोपियन ट्यूब में कितने हिस्से होते हैं और उनके नाम क्या हैं? तो फैलोपियन ट्यूब में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स आप देखेंगे, यहां नंबर 1 या ए लिख देता हूं इंट्राम्यूरल, नंबर 2 या बी लिख देता हूं इस्थमस, नंबर 3 या सी एम्पुला, और नंबर 4 यहां फिम्ब्रिया लिखा हुआ है, पर एग्जैक्टली इसका नाम होता है इनफंडिबुलम। तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कितने होते हैं और उनके नाम, सबसे पहले इस लाइन का जवाब। तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं और उनके नाम हैं इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में फिम्ब्रिया निकले होते हैं। यहां इंट्राम्यूरल जो पोर्शन है, इसी इंट्राम्यूरल को इंटरस्टिशियल भी कहा जाता है। अलग से 5वां नाम नहीं है दोस्तों, इसी का दूसरा नाम बता रहा हूं मैं आपको कि इंट्राम्यूरल को इंटरस्टिशियल भी कहा जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट यहां पे डिस्कस हुए, 4 पार्ट होते हैं। अब इस एनाटॉमी में लैंग्वेज लेते हैं मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो यहां पे 4 पार्ट आपको विजुअलाइज बोर्ड पे हो रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अंदर की तरफ यहां पास में आना या अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ दूर चले जाना। उस कैटेगरी में यदि अरेंज किया जाए तो नाम क्या क्या होंगे? सबसे अंदर इंटरस्टिशियल, उसके बाद इस्थमस, और बाहर एम्पुला, और एकदम लास्ट में इनफंडिबुलम। यह ऐसी कंडीशन है कि जैसे हमने हाथ वाली बात करें, ये वाला पोर्शन इंटरस्टिशियल, आगे बढ़े इस्थमस, आगे बढ़े एम्पुला, लास्ट में इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के पास क्या आने वाली है? फिम्ब्रिया। ये लाइन चल रही है तो अंदर से बाहर, उल्टा बोलना हो लैटरल टू मीडियल, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर में सबसे पहला नाम इनफंडिबुलम, आफ्टर दैट एम्पुला, आफ्टर दैट इस्थमस, आफ्टर दैट इंटरस्टिशियल। तो 4 नाम को जानने से 2 जनरल एमसीक्यू सॉल्व होते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स अरेंज कैसे होते हैं, मीडियल टू लैटरल ऑर्डर में और लैटरल टू मीडियल ऑर्डर में। नेक्स्ट वन, यहां इन चारों पार्ट्स की मैं आपको डायामीटर बता रहा हूं। डायामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चलता है वो कितना सकरा या कितना बड़ा है। चारों पार्ट्स के डायामीटर बड़े ध्यान से देखें, मिलीमीटर mm में होते हैं। फर्स्ट वन पोर्शन का डायमीटर है 1.25 मिलीमीटर। सेकेंड वन पोर्शन का डायमीटर है 2.5 मिलीमीटर। यहां डायमीटर 6 to 7 और यहां डायमीटर 5 to 6 mm। सामने बोर्ड पे चारों पार्ट्स के डायमीटर मेंशन किए गए हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सिर्फ इतना फोकस करना है, बड़ा इजी है। जितना डायमीटर लिख दिया गया है
उससे कंफर्म हो जाएगा कौन नैरो है और कौन वाइड है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता है इस्थमस और इंटरस्टिशियल को लेकर के, कौन नैरो ज्यादा था और कौन नैरो कम था। तो वहां पे इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, 1.25 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 6 से 7 मिलीमीटर और 5 से 6 मिलीमीटर, 4 नाम बता दिए गए। तो देखने पर ही पता चलता है, इन्हें देखने में पता चल जाए तो बड़े सिंपल से थिंग है। अब जैसे अपन ने 4 पार्ट्स को मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल बोला था, एग्जामिनर आपसे नैरो टू वाइड या वाइड टू नैरो भी पूछ सकता है। चले डिस्कस करें। नैरो टू वाइड बोलना है, नैरो टू वाइड का मतलब सबसे पहले सबसे नैरो बोलना है। सबसे नैरो जिसका डायमीटर सबसे कम है वो कौन था, नैरोवेस्ट में ए इंटरस्टिशियल, उससे बड़ा कौन है बी इस्थमस, उससे बड़ा कौन है डी इनफंडिबुलम, सबसे बड़ा कौन है सी एम्पुला। तो ये जो मिलीमीटर वाले फिगर हैं इन्हें आप यदि दिमाग में रिटेन रखेंगे तो कभी भी आप आंसर इजीली दे पाएंगे नैरो और वाइड वाले। तो 2 क्वेश्चन और अराइज हो सकते हैं, नैरो टू वाइड और वाइड टू नैरो। फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी। थर्ड वन, बहुत बार वन लाइनर बना हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, नैरोएस्ट वाइडेस्ट, सबसे नैरो और सबसे वाइड। तो चारों में से बात करें तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे नैरोवेस्ट हो जाएगा। तो नैरोवेस्ट पोर्शन का आंसर क्या देंगे अपन, इंटरस्टिशियल। और बात करेंगे वाइडेस्ट, तो 6 से 7 सबसे बड़ा था, तो सबसे वाइडेस्ट पोर्शन कौन सा हो जाएगा, एम्पुला। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर सबसे नैरो पोर्शन इंटरस्टिशियल और सबसे वाइड पोर्शन एम्पुला। इतनी जानकारी यदि हम हमारे माइंड में डिसऑर्डर स्टार्ट होने से पहले फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी से रिलेटेड रिटेन रख पाएंगे तो डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करने में काफी कंफर्टनेस फील होगा। क्या डिस्कस किया, फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट, 4 पार्ट। नाम बताएं, इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इनको अरेंज कर दिया शरीर में अंदर से बाहर की तरफ। डिस्कस किए डायमीटर, डायमीटर से पता चला कौन कितना नैरो कौन कितना वाइड। वहां से क्वेश्चन अराइज हो गया हमारे पास नैरोवेस्ट और वाइडेस्ट। इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम डिस्कस कर सकते हैं हमारी एक्टोपिक कंडीशन को। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या कंडीशन होती है, आइए एक डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक डायग्राम सामने बोर्ड पे है। 2 लाइन सुने नॉर्मल कंडीशन के लिए। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट एम्ब्रियो जो है हमारा 3 से 4 दिन फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। 3 से 4 दिन फैलोपियन ट्यूब में रहने के बाद एम्ब्रियो यूटेराइन कैविटी में चला जाता है और उसके बाद अगले 9 महीने यूटेराइन कैविटी में ही रहता है। यूटेराइन कैविटी में सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम होती है जिससे एम्ब्रियो अटैच होता है, चिपक जाता है, न्यूट्रिशन लेता है और यह चिपकने वाला प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाता है। यह सारा पोर्शन हम एम्ब्रियोलॉजी में बड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं। इम्प्लांटेशन होने के बाद में एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहने लग जाते हैं। तो सबसे पहले यदि हमें नॉर्मल 3-4 लाइनें पता होगी तभी हम डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन तक एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। 3 से 4 दिन के बाद फैलोपियन ट्यूब से निकल के अंदर की तरफ यूट्रस में चला जाएगा। यूट्रस की दीवार से चिपकना इम्प्लांटेशन कहलाएगा।
चिपकने का कारण न्यूट्रिशन रिसीव करना होता है, और जब एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन देने लग जाए तो वो डेसिडुआ कहलाएगी। तो यहां पे 2-3 टर्म आई, डेसिडुआ, इम्प्लांटेशन, बच्चे का चिपकना इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम में न्यूट्रिशन भर जाना डेसिडुआ बन जाना, फैलोपियन ट्यूब में कितने दिन रहा, 3 से 4 दिन रहा। अब यही डिसऑर्डर है कि ये अब नॉर्मलिटी है, तो इसमें ऐसा सब नहीं होता जो मैंने एक्सप्लेन किया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिसऑर्डर के लिए फर्स्ट लाइन, आपसे कोई कहे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक लाइन में जवाब देके बताएं, तो जवाब है इट इज डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जहां होना चाहिए था, यूट्रस के अंदर फंडस के पास होना चाहिए था, वहां नहीं होके कहीं और हो जाना, जहां होना चाहिए उसके अलावा कहीं और हो जाना, अदर देन नॉर्मल साइट, क्या कहलाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो जहां होना चाहिए वहां ना होके और कहां हुआ, और बहुत जगह होने की, जिसको लेके सामने डायग्राम मेंशन है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नॉर्मली हमारा जो एम्ब्रियो है इस इलाके में होना चाहिए था, जो मार्क किया है मैंने। मार्क वाले एरिया को मैं लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं नॉर्मल बोल के। नॉर्मली एम्ब्रियो को होना चाहिए था यूट्रस के अंदर ऊपर की तरफ फंडस के पास। नॉर्मली यूट्रस के अंदर ऊपर फंडस के पास होना चाहिए था, पर इस एबनॉर्मलिटी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ही यही है कि वो नॉर्मल जगह पे नहीं है, उसके अलावा कहीं और है। बहुत सारी जगह वो कहां हो सकता है, वो यहां से निकल के बाहर आ गया एब्डोमेन में, यहां नीचे चला गया, ऊपर जाना चाहिए था नीचे आ गया सर्वाइकल में, यहां साइड में आ गया ओवेरी के अंदर, या फैलोपियन ट्यूब के 4 हिस्से जो अपन ने पढ़े, ये वाला इंटरस्टिशियल, उसके बाद में इस्थमस, उसके बाद में एम्पुला, और लास्ट में इनफंडिबुलम वाला फिम्ब्रिया। तो इस डिसऑर्डर के अंदर बताया गया है सामने डायग्राम की हेल्प को लेकर के कि नॉर्मल जगह पे ना हो के बहुत सारी जगह हो सकता है, जहां होगा वो सब डिसऑर्डर वाली कंडीशन है। यहां परसेंटेज मेंशन किया गया है, और उन परसेंटेज के बेस पर ही यहां अपन कह सकते हैं मैक्सिमम जो कंडीशन देखी गई वो अपने पास जा रही है इस फिगर को लेकर के 70%, 70% लिखा हुआ है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जाने के बहुत जगह हैं, एब्डोमेन है, ओवेरी है, सर्वाइकल है, फैलोपियन ट्यूब के 4 हिस्से हैं, पर 70% कहां पे होता है, एम्पुला वाले पोर्शन में। तो यह भी अपने पास सवाल आ गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्लेस पे नहीं होता, पर मोस्ट कॉमनली कहां होता है, आंसर क्या देंगे अपन, एम्पुला में 70%। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम बदल के आप कह भी सकते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। कारण यह है कि एक्टोपिक में मैक्सिमम वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बाकी आप देख लीजिए, एब्डोमेन में 1%, सर्विक्स में 1%, ओवरी में 3%, बहुत माइनर फिगर है। 95 से 97% ये फैलोपियन ट्यूब में ही है। इसीलिए एक्टोपिक का नाम चेंज करके बोल दिया जाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो इस डायग्राम ने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया। फर्स्ट थिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसका डिसऑर्डर है, इम्प्लांटेशन का। क्या होता है डिसऑर्डर में, जहां इम्प्लांटेशन नॉर्मली होना चाहिए था वहां ना होकर के इतनी सारी जगह हो गया, और इन सब जगह में मोस्ट कॉमनली कहां हुआ, मोस्ट कॉमनली हमारे एम्पुला में 70% हुआ। यहां पे मोस्ट कॉमन हुआ, इसलिए डिजीज का नाम क्या डिस्कस कर सकते हैं, ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो कुछ 3 लाइनें इंट्रोडक्शन से यहां पे बनती है कि इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। Implantation occur other than normal site. The most common involved area of ectopic pregnancy is fallopian tube. That's why it's known as tubal pregnancy. And out of the 4 part of fallopian tube, the most common place is ampulla. और ampulla most common क्यों होता है, इसके पीछे बड़ा छोटा सा राज है
कि आइडियल फर्टिलाइजेशन का प्लेस कौन सा होता है? एम्पुला। अब हमारा जो एम्ब्रो है वो भी ये दिमाग लगाएगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर तो जाना नहीं है, तो जहां बने हैं वहीं रह लेते हैं। फर्टिलाइज होकर के बने कहां पर? एम्पुला में, तो रहने भी कहां लग गए? एम्पुला में, वहीं पर रहने लग गया। इसलिए मोस्ट कॉमन प्लेस कौन सा होता है? एम्पुला। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं। अब इन सभी कंडीशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है? वो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है कि मैक्सिमम सर्वाइवल ट्यूबल प्रेगनेंसी के कौन से हिस्से में ये चीज होती है। पहले इसका मीनिंग समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैक्सिमम सर्वाइवल क्या बताना चाहता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमारा एम्ब्रियो यूट्रस में ना हो करके ट्यूब में ही रह गया। ट्यूब में ही रह गया मतलब सही जगह पर है या गलत जगह पर है? गलत जगह पे है। घर के बड़े बुजुर्ग भी इस बात को दोहराते हैं, जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी जब कौन से रास्ते पे चलोगे? सही रास्ते पे। गलत रास्ते का अंतिम परिणाम क्या होता है? सर्वनाश होता है। बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है। 100%, आई विल रिपीट, 100% प्रेगनेंसी का रिजल्ट है टर्मिनेशन। वहां पे एम्ब्रियो सरवाइव नहीं कर सकता, वो फीमेल बेबी को डिलीवर नहीं कर सकती, बच्चा बन ही नहीं सकता। जितने भी दिन प्रेगनेंसी चलेगी, हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन, 6 वीक, 8 वीक, उसके बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो ही जाएगी। तो बात यह है कि मौत निश्चित है, मरना निश्चित है उस एम्ब्रियो का जो फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ करने का सोच रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है अरे मरेंगे तो सही, मरना तो सबको है, निश्चित है, कंफर्म है, पर सवाल ये पूछ रहा है मैक्सिमम सर्वाइवर, जिंदा कितना रहे। कोई 2 वीक में मर गया, कोई 4 वीक में, कोई 6 वीक में, कोई 8 वीक में। तो सवाल ये डिमांड कर रहा है कि ये एम्ब्रियो मरेगा तो सही, पर मैक्सिमम जिंदा जीवित कब तक रहेगा? जब वो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में हो। फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट अपन ने पढ़ लिए हैं, अंदर से बाहर उन्हें अरेंज भी किया है। सवाल यह बोल रहा है कि वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में रहे कि थोड़ा लंबा जिए। आइडियली मैक्सिमम वो कौन से हिस्से में होता है? एम्पुला में। ये अलग चीज है। एम्पुला में ही क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन वहीं होता है। जहां फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चा वहीं रुक गया। दैट्स थिंग, मोस्ट कॉमन प्लेस ऑफ इंप्लांटेशन एम्पुला। सवाल यह सर्वाइव का, तो दोस्तों सर्वाइव डिपेंड करता है न्यूट्रिशन पे। फैलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से के पास मैक्सिमम न्यूट्रिशन है? तो फैलोपियन ट्यूब के उस हिस्से के पास मैक्सिमम न्यूट्रिशन होगा जो यूट्रस के एकदम पास होगा, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन का भंडारा कहां होता है? यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में। यूट्रस में फंडस के पास वाली जो एंडोमेट्रियम होती है वो फूड फैक्ट्री होती है, न्यूट्रिशन बहुत सारा होता है, खाने का खजाना उसके पास होता है। तो फैलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो यूट्रस के एकदम पास में है, मतलब न्यूट्रिशन के बहुत पास में है, तो उस जगह पे यदि एम्ब्रियो इंप्लांट होता है तो सर्वाइवल मैक्सिमम होगा। तो सबसे पास वाला एरिया कौन सा है? ये रहा। क्या नाम दिया था? इंटरस्टिशियल। तो हमारे पास मैक्सिमम सर्वाइवल का आंसर जाएगा इंटरस्टिशियल में। इंटरस्टिशियल में प्रेगनेंसी का परसेंटेज बहुत कम है, 2 से 3%। कि कितने परसेंट चांस हैं कि बच्चा इंटरस्टिशियल में मिलेगा? 2 से 3%। लेकिन आपको यहां पे इस चीज पे फोकस नहीं करवा रहा मैं। 2 से 3% इंटरस्टिशियल में रहेगा, लेकिन ये 2 से 3% वाले सर्वाधिक किस्मत वाले होते हैं। वैसे भी इस दुनिया में किस्मत वालों की संख्या 2 से 3% ही होती है, बाकी सब तो मैंगो पीपल है, आम आदमी होते हैं। तो यहां भी वही लॉजिक अप्लाई होता है कि 2 से 3% केस ऐसे हैं जिन्हें अपन डिक्लेयर करेंगे लकीएस्ट, सबसे भाग्यशाली। क्यों?
क्योंकि वो एकदम पास किसके हैं, न्यूट्रिशन के, और एकदम पास है, इसीलिए इन 2 से 3% वालों का सर्वाइवल कैसा होगा, मैक्सिमम सर्वाइवल होगा। तो इस डायग्रामेटिक डिस्कशन से 2 क्वेश्चन को कंठस्थ और कंफर्म कर लीजिए। द नंबर 1 क्वेश्चन कि मैक्सिमम परसेंटेज वाला एरिया कौन सा है, द आंसर विल बी एम्पुला। अगला क्वेश्चन, लकीएस्ट परसेंटेज वाला एरिया कौन सा है, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल लकीएस्ट, भाग्यशाली क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिशन के पास है। क्या फायदा होगा न्यूट्रिशन के पास होने से, लंबे समय तक जीवित रहेगा। बाकी के कंपैरिजन में सर्वाधिक जीवित रहने का स्थान कौन सा है, इंटरस्टिशियल। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर हेडिंग डिसऑर्डर नेम्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Repeat the all 4 line. Number 1, it is a disorder of implantation. Implantation occur other than normal site. Maximum implantation occur in ampulla. Maximum survival occur in interstitial. देखते हैं आगे। ये कंप्लीट डायग्राम जो ये बता रहा था कि कौन कौन से एरिया में एक्टोपिक प्रेगनेंसी घूमने चली जाती है। बहुत जगह जा सकती थी लेकिन मैक्सिमम अपने पास गई। ऐसा ही डायग्राम एक और भी है, बड़ा सिंपल है वो भी, जो कंपेयर करवा रहा है नॉर्मल को और एक्टोपिक को। डिस्कस कर लिया है अपन ने, इसलिए बड़ा इजी देख सकते हैं। यहां पे नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल में आप देखेंगे विजुअलाइज हो रहा है यूट्रस के अंदर, और ये कंडीशन एक्टोपिक वाली है जहां वही सारे पोर्शन बताए जा रहे हैं जो आपको मैंने बताया। इस पूरे डायग्राम में ये जो है ये बता रहा है हमारे एम्ब्रियो को। नॉर्मली एम्ब्रियो जैसा कि मैंने कहा होना चाहिए था यूट्रस के अंदर, और अंदर के अलावा भी ऊपर की तरफ फंडस के पास, वैसा ही है। इसके अलावा एबनॉर्मल कैटेगरी में मल्टीपल एरिया बताए गए जो हमने अभी डिस्कस कर लिए। तो आगे चलते हैं इंट्रो के बाद में अपन ईटियोलॉजी पोर्शन पे। एटियोलॉजिकल पोर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों हुई उसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले थिंग ईटियोलॉजी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, पर यदि आपसे डिमांड करे 5 सेकंड में जवाब देने की, तो क्वेश्चन होगा मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी। मोस्ट कॉमन, कारण बहुत सारे हैं, पर मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी क्या होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय होता है तो हम पूरी चीज को स्टडी करते हैं, और कभी बहुत समय कम होता है, फटाफट से आंसर बताइए आगे बढ़िए, ये चीज चलती है। तो फटाफट यदि आंसर आपको देना है मोस्ट कॉमन कॉज, तो मोस्ट कॉमन कॉज के लिए तो आपको जवाब देना है PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। एक लाइन का आंसर है ये। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज PID, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। 1 लाइन का आंसर हो गया ये, तो याद कर लीजिए, रट लीजिए। चलो मैं बोल देता हूं, बिल्कुल। यदि आपको 5 सेकंड में कोई चीज देखनी है, अचीव करनी है, तो रट लीजिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी PID। अब डिस्कस करते हैं डिटेल ईटियोलॉजी को। तो बड़ी छोटी सी चीज है। नॉर्मली अपन ने देखा ये फैलोपियन ट्यूब और ये यूटेराइन कैविटी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 3 से 4 दिन तक ये बाल गोपाल फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और 3 से 4 दिन गुजरने के बाद ये इस मैदान में आ जाता है। अब यहां पर देखना भी ये होगा हमें, ये बड़ा छोटा सा इलाका, पतली सी गली दिखाई भी दे रही है, ये एक पतली सी गली है, और ये इतना बड़ा हमारा सवाई मानसिंह स्टेडियम दिखाई दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 दिन के बाद यूटेराइन कैविटी में एम्ब्रियो आ जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही रह गया। तो क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, फैलोपियन ट्यूब ने धक्के मार करके एम्ब्रियो को यूट्रस में भेजा नहीं,
या तो फलोपियन ट्यूब ने 3 से 4 दिन के बाद धक्के मार करके एम्ब्रियो को यूटेराइन कैविटी में भेजा नहीं, या ये अंदर ही क्यों आता है, यूट्रस में ही क्यों आता है, पीछे बैक गियर क्यों नहीं लगाता, क्योंकि यूट्रस इज इक्वल टू न्यूट्रिशन का भंडारा, खाना खजाना, जैसा कि आपको बताया गया कि आखिरकार ये यूट्रस में ही क्यों आता है, क्योंकि वहां पे एंडोमेट्रियम में न्यूट्रिशन भरा है। लेकिन डिसऑर्डर में यदि वो नीचे नहीं आ रहा, मतलब एंडोमेट्रियम ने बच्चे को बुलाया नहीं। हाँ बुलाती है, एंडोमेट्रियम बोलती है आजा आजा मेरे पास है क्या, न्यूट्रिशन, और कुछ नहीं। एंडोमेट्रियम न्यूट्रिशन होता है, बच्चे को बुलाती है। तो हो सकता है एंडोमेट्रियम में न्यूट्रिशन नहीं। तो यहां पे दो लॉजिक समझिए कि बच्चा ट्यूब में क्यों रहा। बच्चा ट्यूब में क्यों रहा, नंबर 1 थिंग, या तो फैलोपियन ट्यूब ने धक्का मारा नहीं, नंबर 2 या यूट्रस ने बच्चे को पुकारा नहीं। इन्हीं दो को यहां पे मेंशन किया हुआ है बोर्ड पे। ये तो ट्यूब की कमी आ गई, भाई धक्के नहीं मारे, ये यूट्रस की कमी आ गई कि न्यूट्रिशन ने बुलाया नहीं। ट्यूबल डिफेक्ट, एंडोमेट्रियल डिफेक्ट, बिल्कुल आप फिक्स कर लीजिए। अब देखते हैं आगे कि आखिरकार ट्यूब ने बच्चे को क्यों नहीं भेजा। तो भेजने का काम करते हैं फैलोपियन ट्यूब के सीलिया। फैलोपियन ट्यूब की एनाटॉमी बोलती है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 लेयर होती है, पेरिटोनियल लेयर, मसल्स लेयर, मस्कुलर लेयर और अंदर की म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के अंदर सिलिएटेड नॉन सिलिएटेड पोर्शन होते हैं। आप थोड़ा सुनिए इसके अंदर कि फैलोपियन ट्यूब के पास होते हैं सीलिया। अब वो सीलिया ही क्या करवाते हैं, मूवमेंट। और यदि उन सीलिया के आगे अपन लिख दें ऐसी चीज कि सीलिया क्या हो गए, डैमेज, तो सीलिया ही टूट गए तो मूवमेंट नहीं होगी, और मूवमेंट नहीं हुई तो हमारा एम्ब्रियो 3 से 4 दिन के बाद यूट्रस में नहीं आया। 3 से 4 दिन के बाद सीलिया बोलते थे भाग जा, चला जा, नीचे यूट्रस में पहुंच जा, खाना है वहां पे। पर ये सारे सीलिया यदि टूट गए तो बच्चे को धक्का लगाया ही नहीं गया, सीलिया डैमेज हो गए। तो क्यों एक आंटी की फैलोपियन ट्यूब के ये सीलिया डैमेज हो जाते हैं, तो उनके अंदर मोस्ट लीडिंग 2 कंडीशन बताई जाती है। फर्स्ट कंडीशन, या तो उस महिला को पीआईडी हुआ है या वो सुट्टा लगाती है। ये 2 मोस्ट लीडिंग कॉज बताए गए हैं सीलिया डैमेज होने के। उन सब आंटियों की फैलोपियन ट्यूब के मूवमेंट कराने वाले सीलिया डैमेज हो जाते हैं जिन्हें या तो पीआईडी का एपिसोड हुआ है या स्मोकिंग करते हैं। दोनों का लॉजिक सुन लीजिए। पीआईडी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, जो बताती है फीमेल्स के पेल्विक ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन्स में इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन, डैमेज हो जाना। और पीआईडी खुद अपने बारे में नाच नाच के बताती है कि जब मैं किसी फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में इंफेक्शन करने के लिए जाऊंगी तो सबसे ज्यादा दुखी करके आऊंगी फैलोपियन ट्यूब को। यह भी एक सवाल है। मोस्ट कॉमन पीआईडी, आंसर क्या देना है, साल्पिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन पीआईडी कौन सी होती है, साल्पिंजाइटिस, फैलोपियन ट्यूब। लॉजिक देखिए पूरा। पीआईडी क्या है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का इंफेक्शन। जेनाइटल ऑर्गन बहुत सारे हैं, सर्विक्स है, वेजाइना है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, पेल्विक पेरिटोनियम है। पर मैक्सिमम अफेक्ट किसको किया, फैलोपियन ट्यूब को। फैलोपियन ट्यूब में डैमेज कर दिया और डैमेज हो गया तो सीलिया डैमेज हो गया, और सीलिया डैमेज हो गए तो ये सब हमारा केस हो गया। सेकेंड वन है स्मोकिंग। स्मोकिंग मोस्ट लीडिंग कॉज भी है। रेस्पिरेटरी में एक्सप्लेन किया जाता है, म्यूकोसिलेटेड एपिथेलियम को डैमेज करना। तो स्मोकिंग से जो भी मैकेनिज्म कार्ब कंपाउंड की होती है वो सीलिया डैमेज करते हैं। तो ये पोर्शन कौन सा हुआ, हमारे ट्यूबल डिफेक्ट का। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं एंडोमेट्रियल डिफेक्ट में। भाई यहां पे क्या कमी हुई, तो एंडोमेट्रियम फीमेल्स की यूटेराइन की इनर मोस्ट लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वो हार्मोन डिपेंडेंट लेयर होती है। फीमेल को फीमेल बनाने वाले, उसे चमकाने वाले 2 ही हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और उनको रेस्पॉन्ड करने वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में दिक्कत तब आ जाएगी जब इसके हार्मोन में दिक्कत आ जाएगी। और हार्मोन में प्रॉब्लम होने के मल्टीपल कारण होते हैं, जिनमें शामिल है आर्टिफिशियल हार्मोन। यदि फीमेल ने मार्केट प्रिपरेशन एग्जाम्पल के लिए यूज कर लिया, ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, गर्भ निरोधक गोलियां, ये गर्भ निरोधक गोलियां चलिए ठीक है तो काम की,
बड़े धमाल की, लेकिन ये जाकर के फीमेल के नेचुरल हार्मोन को यदि डिस्टर्ब कर देगी तो एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम आ सकती है। एंडोमेट्रियम में समस्या आएगी तो क्या होगा, न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, और आखिरकार एक एम्ब्रियो के फैलोपियन ट्यूब को छोड़ करके यूट्रस में आने का बड़ा राज क्या होता है, जानता है, अंदर न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन देने वाली मम्मी की इस लेयर के अंदर गड़बड़ हो गई तो वहां पे बच्चा नीचे नहीं आएगा। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दो टर्म है वहां पे। एक टर्म, नाम बड़ा सिंपल है कि छोटी मोटी दिक्कत हो तो एंडोमेट्राइटिस, समस्या गंभीर नहीं हुई, सिर्फ संक्रमण हुआ, एंडोमेट्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो गया। या फिर बात करें समस्या बड़ी हो गई, और बड़ी समस्या को टर्म देते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सामने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं एंडोमेट्रियम में होने वाली गड़बड़। एक नाम है एंडोमेट्राइटिस और एक नाम है एंडोमेट्रियोसिस। डिफरेंस है इसके अंदर। यदि सिर्फ इंफेक्शन, इन्फ्लामेशन है तो एंडोमेट्राइटिस, एंटीबायोटिक रिकवरेबल। एंडोमेट्रियोसिस क्या कंडीशन है, एंडोमेट्रियोसिस एक कैंसर जैसी कंडीशन है जिसमें एंडोमेट्रियम की ओवर ग्रोथ होती है। ओवर ग्रोथ का मतलब है बहुत ज्यादा बनना, और वो इतनी ज्यादा बनती है कि यूट्रस के अंदर तो है ही, पर यूट्रस के अलावा वहां से बाहर निकल के सब जगह फैल जाती है। बाहर निकलने का मतलब फैलोपियन ट्यूब में फैल जाएगी, ओवरी में फैल जाएगी, एब्डोमेन में फैल जाएगी, ऐसा सब जगह फैल जाना। क्यों फैल रही है, बहुत ज्यादा बन रही है। बहुत ज्यादा क्यों बन रही है, कैंसर जैसे लक्षण आ गए हैं, वो कंडीशन कहलाती है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ओवर ग्रोथ ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम रिजल्ट इनटू इट आल्सो अवेलेबल आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, वो कंडीशन। तो सामने बोर्ड पे कंप्लीट डिटेल्ड एनाटॉमी और डिटेल ईटियोलॉजी एक्सप्लेन की गई है इस एक्टोपिक प्रेगनेंसी डिसऑर्डर की। यहां पे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज आपको भी फोकस करनी है कि यदि आपको वन लाइनर आंसर देकर के सेटिस्फाई करना है और आगे बढ़ना है तो वन लाइनर आंसर में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, पीआईडी, एक बार में जवाब। पर डिटेल देखनी है तो सामने पूरी अवेलेबल है। ये दो कारण हो सकते हैं, या तो ट्यूब ने भेजा नहीं, ट्यूब में कमी, या यूट्रस ने बुलाया नहीं, एंडोमेट्रियम में कमी। ट्यूब ने क्यों नहीं भेजा, भेजने के लिए धागे टूट गए, सीलिया टूट गए। सीलिया क्यों टूट गए, आपने फैलोपियन ट्यूब को साल्पिंजाइटिस वाली पीआईडी करवा दी या माता राम ने स्मोकिंग कर ली। नेक्स्ट वन, बच्चे यूट्रस में क्या कमी गई, यूट्रस में एंडोमेट्रियम बिगड़ गई। एंडोमेट्रियम क्यों बिगड़ गई, क्योंकि एंडोमेट्रियम को आपने खराब कर लिया, न्यूट्रिशन देने लायक नहीं रही। खराब किससे कर लिया, हार्मोन से कर लिया। क्या क्या खराबी हो गई, छोटी मोटी समस्या है तो सिर्फ सूजन आएगी, एंडोमेट्राइटिस, और गंभीर कैंसर जैसे लक्षणों वाली समस्या आ गई तो एंडोमेट्रियोसिस। तो डिटेल ईटियोलॉजी और समराइज ईटियोलॉजी दोनों तरीके से आपको यहां पे बताई गई है। बात करते हैं ईटियोलॉजी की बात आने वाले पोर्शंस की। इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंप्लीट अपन 2 लेक्चर 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी इस लेक्चर में अपन ईटियोलॉजी तक पहुंचे, कंप्लीट किया है। जस्ट इससे आगे आने वाला पोर्शन अगले लेक्चर में देखेंगे अपन। इस लेक्चर में याद रखिएगा, स्टार्टिंग अपनी 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से हुई है, और उसके बाद डिजीज डिस्कशन चल रहा है, और वहां पे हम ईटियोलॉजी तक पहुंचे हैं। जस्ट इसके बाद वाले पोर्शन डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।